हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट बाय मिस बुशरा। और आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 पेपर टू मैनेजमेंट में यूनिट 1 का जितना भी मैनेजमेंट पार्ट है वो सारे टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो वी आर डिस्कसिंग द यूनिट 1 मैनेजमेंट, यूनिट 1 का मैनेजमेंट। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। मैनेजमेंट पार्ट में देख लेते हैं। यूनिट 1 में मैनेजमेंट पार्ट में ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस, थ्योरीज, अप्रोचेस, मैनेजमेंट रोल्स एंड स्किल्स, देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग दिया है। देन कम्युनिकेशन है जिसमें टाइप्स, प्रोसेस एंड बैरियर्स हैं। डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, टेक्निक्स एंड टूल्स दिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन है जिसमें टाइप्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल है। देन यहाँ से हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाता है और यहाँ से हमारा एथिक्स का पार्ट आ जाता है। तो आज जो है जितना भी मैनेजमेंट पोर्शन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो दिस मैनेजमेंट फंक्शंस, देन डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो ये टॉपिक आपका, इतना पोर्शन आपका यूनिट 1 में बिजनेस मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट में कवर होता है। बाकी आपका कम्युनिकेशन का पार्ट है, इसको हम लेटर ऑन यूनिट पेपर 1 में डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स लेटर ऑन इस सीरीज के बाद शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ यूनिट 1 फॉर योर सिलेबस, फॉर योर रेफरेंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट, बहुत सारी डेफिनेशंस मैनेजमेंट की दी गई हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो बनाई है तो आपको पता हो जाए कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ अ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, जिसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं। और ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमारे जो भी गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव जो हैं हम उन्हें अचीव कर पाएँ। साथ में जो दो कीवर्ड्स आ जाते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, कि हम हमारा एफिशिएंटली करें और इफ़ेक्टिवली करें ना। एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली में क्या डिफरेंस है? इफ़ेक्टिव आप तब होते हो जब आप नॉर्मली जो भी आपको काम दिया गया है, जो भी आपको टास्क दिया गया उसको राइट टाइम पे अगर आपने काम कर लिया, यू आर बीइंग इफ़ेक्टिव। बट एट द सेम टाइम आपने उसी काम को मिनिमम रिसोर्सेज के साथ किया है। लेट्स से मिनिमम टाइम लगा, मिनिमम कॉस्ट लगी, मिनिमम खर्चा आया, मिनिमम रिसोर्सेज का यूसेज हुआ, कम से कम मेहनत लगी, तो आप इफ़ेक्टिव के साथ साथ क्या हो गए? एफिशिएंट भी हो गए। तो मैनेजमेंट वो साइंस या आर्ट है जिसमें आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। यू प्लान आउट, यू ऑर्गेनाइज, यू डू स्टाफिंग, यू डायरेक्ट, गिव डायरेक्शंस, you lead and you control so that your goals or objectives are achieved. Simultaneously you ensure that those goals or objectives are achieved by efficiently and effectively. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन होगी मैनेजमेंट की और मैंने आपको एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस भी बता दिया। इफेक्टिव व्हेन यू आर अचीविंग समथिंग एट द राइट टाइम, यू आर बीइंग इफेक्टिव, बट एट द सेम टाइम you are achieving all those things with minimum cost, minimum time, minimum labor or minimum usage of resources, you are being efficient also. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं मैनेजमेंट की, तो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं वेरियस ऑथर की कि ये किसने कहा। तो यू जस्ट गो थ्रू इट। देखिए जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन है कि उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू डिटरमाइन एंड अचीव गोल्स थ्रू पीपल एंड रिसोर्सेज। हेनरी फ्योल की डेफिनेशन है कि उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ठीक है, टेलर ने मैनेजमेंट में कहा है कि मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज़ टू बी डन एंड सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मेरी पार्कर फॉलेट की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज डेफिनेशंस एज वेल। नाउ अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा मैनेजमेंट ज़रूरत हमें पड़ेगी। गोल ओरिएंटेड है, कोई भी मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? गोल्स को अचीव करने के लिए। परवेसिव, परवेसिव मतलब जो कि हर जगह प्रेजेंट है। तो मैनेजमेंट हर जगह चाहिए हमें, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन के ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हर जगह हमें चाहिए, दैट इज परवेसिव।
मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें कहीं से ली गई हैं, कुछ चीज़ें सोशोलॉजी से, कुछ चीज़ें साइकोलॉजी से, कुछ चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी से, कुछ चीज़ें कहीं से, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से चला रहा है, हेंस इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। डायनेमिक चेंज होना, तो मैनेजमेंट जो है डायनेमिक इन नेचर है, जिस भी तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं वो हमारा सिस्टम जो है चीज़ों को मैनेज करने का वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनवायरनमेंट का पार्ट है और एनवायरनमेंट हमारा अनसर्टेन है एंड इट इज़ ऑल्सो डायनेमिक। तो जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स में भी चेंज करना पड़ता है। आज से 20 ईयर्स पहले अगर जिस भी तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ों को मैनेज कर रहे थे तो सेम तरीका आज के टाइम में नहीं चलेगा, हेंस इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। ग्रुप एक्टिविटी है, हम कोई भी मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, सो दैट हम एक ग्रुप में कलेक्टिवली एज अ टीम हम काम करें और उन गोल्स को अचीव कर पाएँ, तो ग्रुप एक्टिविटी है, एक पर्सन हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकता। इंटेंजिबल, क्योंकि वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट फील, वी कैन नॉट सी और टच थिंग्स, हम मैनेजमेंट को टच या देख नहीं सकते हैं। हाउएवर उसके जो एक अच्छा मैनेजमेंट जो होगा उसके रिजल्ट्स को हम डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ कि आपका ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी सेल्स बढ़ रही है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में हम अच्छे मैनेजमेंट के रिजल्ट्स को तो हम देख सकते हैं, बट एक मैनेजमेंट कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जिसको हमने टच या वी कैन नॉट सी, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट के पहला इम्पोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट हमें क्यों चाहिए, सो दैट हमारे जो ग्रुप गोल्स हैं हम उनको अचीव कर पाएँ। मैनेजमेंट हमें इसलिए चाहिए ताकि जो हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कर पाएँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, पैसा जो भी है उसका प्रॉपर यूटिलाइज, ह्यूमन रिसोर्स सबका प्रॉपर यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट इंश्योर करता है। मैनेजमेंट ये भी इंश्योर करता है कि आपका जो खर्चा है, जो कॉस्ट है वो कम से कम हो और जो जो प्रॉफिट है, जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। स्टैब्लिशेस साउंड ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनेजमेंट मेक श्योर कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक साउंड, एक बैलेंस, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन पाए। स्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस को मेंटेन करना सोसाइटी में, और ओवरऑल एक इक्विलिब्रियम मीन्स एक बैलेंस मेंटेन करना। प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी, अच्छा मैनेजमेंट होगा तो अपने आप वो सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो सोसाइटी भी प्रॉस्पर करेगी, डेवलप करेगी, ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव जो है हमारे, वी कैन कैटेगराइज द ऑब्जेक्टिव्स इनटू 4 पार्ट्स। तो पहले होते हैं हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इंडिविजुअल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हम मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के कंटेक्स्ट में देखें तो मैं अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनके गोल्स को और उनकी नीड्स को हम फुलफ़िल कर पाएँ, इसलिए हम मैनेज करें। हम उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन इंश्योर कर पाएँ, उनका करियर ग्रोथ हो, उनको रिकग्निशन देना, ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये सारा एक अच्छे मैनेजमेंट क्या करेगा, वो इंडिविजुअल जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, पीपल हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स इससे फुलफ़िल हो रहे हैं। नाउ दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। एक अच्छा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखता है कि ओवरऑल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को अचीव कर पाना, और ये मेन है। जैसे कि गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हो गया कि हमारे मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पे फोकस करना कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कर रहे हैं उससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, सोशल वेलफेयर हो रहा है, एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं हो रहा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को हम इंश्योर करें कि नहीं करें एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्टिव विच इज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी।
नाउ अब हमारा आता है फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो कि है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो गया कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका एफिशिएंट यूज़ करना और वेल्थ क्रिएशन पे काम करना। तो जैसे आपका कॉस्ट रिडक्शन, आप एक अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो आप ये इंश्योर करेंगे कि हमारा जो कॉस्ट है पर यूनिट वो कम हो या रिड्यूस कर पाएँ, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, आउटपुट मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ये हमारे कुछ क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। चलिए ठीक है। अब आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मेनली हमारे पास 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। प्लानिंग पहला, फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, जिसका मतलब है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, वेयर व्हाट व्हेन व्हाई हाउ होम, इन सारी चीज़ों को आंसर करता है प्लानिंग। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आज हम कहाँ हैं और क्या हमें अचीव करना है, उसके बीच का जो गैप है वो प्लानिंग, ऐसी प्लानिंग करें कि ये गैप फुलफिल हो पाए। यही है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग आंसर्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू, एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया, प्लानिंग। उसके बाद आता है हमारा दूसरा फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग देखिए दो कंटेक्स्ट में ऑर्गेनाइजिंग की हम बात करते हैं। पहली चीज़ रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज का प्रॉपर सही एलोकेशन करना, सारे रिसोर्सेज को सही जगह पे प्रॉपरली अरेंज करना, उनको सही जगह पे एलोकेट करना, उनको यूजेज में लेके आना, ये ऑर्गेनाइजिंग है। और दूसरा कंटेक्स्ट क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे हम हायरार्कियल रिलेशनशिप्स को स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो फ्रेमवर्क बना रहे हैं। जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क देखा होगा कि कहीं पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है और कहीं पे बड़ा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। आपको किसी सीईओ से बात करनी है तो आप आसानी से कर सकते हो, और कहीं पे बहुत ही मुश्किल से शायद आपकी कभी मीटिंग ही ना हो पाए उनके। तो ये जो हम डिफरेंट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देखते हैं कि हु इज़ गोइंग टू रिपोर्ट टू होम, तो ये सबसे पहले एक स्ट्रक्चर कोई ना कोई डिसाइड करता होगा। तो यही स्ट्रक्चर या यही हायरार्कियल रिलेशनशिप या फ्रेमवर्क को बनाना भी ऑर्गेनाइजिंग का हो गया। तो ऑर्गेनाइजिंग में दो चीज़ें क्या आ गई, रिसोर्सेज को सही जगह पे एलोकेट करना ऑर्गेनाइजिंग है, और फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना भी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। ठीक है। थर्ड आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब है पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अब आपने डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स क्रिएट कर लिया, आपने स्ट्रक्चर बना लिया, अब उन स्ट्रक्चर पे, उन प्रोफाइल्स पे कौन काम करेगा, उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, राइट। तो राइट पर्सन राइट जॉब पे लेके आना ही स्टाफिंग है। तो स्टाफिंग में हम क्या करेंगे, सही पर्सन को सही प्रोफाइल पे डालने के लिए हम वेरियस प्रोसेसेस अंडरगो करेंगे, जैसे कि मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट, उनका मोटिवेशन, उनका कंपनसेशन एक्सेट्रा। तो स्टाफिंग फंक्शन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इन शॉर्ट, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है। फिर आता है आपका डायरेक्टिंग। Directing, as the name suggests, giving directions, instructions, order, command to your from superior to subordinates। तो ये क्या है हमारा डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जहाँ पे एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शंस देता है, ऑर्डर्स देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, कमांड देता है कि आपको ये काम ऐसे करना है। ठीक है। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है कि आपने जो पहला फंक्शन था हमारा मैनेजमेंट का, प्लानिंग, उसमें जो आपने डिसाइड किया था कि ये आपको यहाँ पे हम हैं और ये हमें अचीव करना है, तो कंट्रोलिंग वो स्टेज है या वो फंक्शन है जहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो सोचा था क्या वो हमें अचीव हुआ कि नहीं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। और ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमने अपने प्लानिंग स्टेप में ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था। सो द कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज व्हाट इज कंट्रोलिंग। और जब हम ये कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास तीन चीज़ें होंगी, या तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट इक्वल होगा,
तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या तो हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड से भी बहुत बेटर होगा तो वेल एंड गुड, और या तो हमारा एक्चुअल जो है स्टैंडर्ड से बहुत बिलो होगा। तो अगर हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम है तो हमें करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है उन डेविएशंस को सही करने के लिए। तो करेक्टिव एक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, उसी टाइम जो भी हम कर सकते हैं उसको बेटर करने के लिए वो हम करेंगे, और हम ये रेक्टिफाई करेंगे कि ऐसी क्या गलती हुई है बीच में, स्टेप्स में, प्रोसेस में, जिसकी वजह से हम अपने स्टैंडर्ड को मीट आउट नहीं कर पाए, एंड वी विल मेक श्योर कि वो मिस्टेक दोबारा रिपीट फ्यूचर में ना हो। ठीक है, सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आता है आपका, देखिए मैंने आपको प्लानिंग बता दिया। प्लानिंग में और जो डिटेल्स हैं, मैं सारी लेक्चर्स की, सारे टॉपिक्स की डिटेल्ड जो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ उसकी मैं लिंक प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। प्लेलिस्ट में है वो, और प्लेलिस्ट की लिंक और सेपरेट लेक्चर्स की लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना। आप मूविंग फर्दर, तो प्लानिंग क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो डिटेल्स हैं वो प्लानिंग वाले मेरे लेक्चर में पड़ी हुई हैं, आप प्लीज़ वहाँ से जाके देख लेना। यहाँ पे हम मेन चीज़ें डिस्कस करें तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर आती हैं, तो प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है ये हम देख लेते हैं। स्टेप्स आते हैं एग्ज़ाम में, तो प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, वी विल एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रीमाइसेस का मतलब क्या हो गया कि हम कुछ अजम्पशन, जैसे आप कोई भी चीज़, कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको ये प्लानिंग करना है कि भाई हमारा जो गोल है वो है कि हमें लेट्स से आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, आपका गोल है। तो आपने प्लानिंग कर रहे हैं आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप कुछ ना कुछ अजम्पशन, कुछ ना कुछ कंडीशंस लेके चल रहे होंगे फ्यूचर को लेके, कि उसके बेसिस पे ही तो आप प्लानिंग करोगे, राइट। तो वो अजम्पशंस और वो कंडीशन जो हम लेके, जो हम अज्यूम करके चलते हैं फ्यूचर को लेके, और जिसके बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं, उससे हम बोलते हैं प्रीमाइसेस। तो यहाँ पे उन कंडीशंस को, उन अजम्पशंस को हम डेवलप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्लानिंग विल बी डन। ठीक है, थर्ड आता है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज एंड सिलेक्शन। अब आपको प्लानिंग करने के लिए बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, कौन सा प्लान, क्या प्लानिंग करी जाए, क्या किया जाए, ये भी अच्छा है इससे गोल अचीव हो पाएगा, ये भी अच्छा है इससे भी गोल अचीव हो पाएगा। तो वो सारे ऑल्टरनेटिव्स को हम ढूंढेंगे और उनका एवेल्यूएशन करेंगे, और जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर हमें प्लानिंग अकेले नहीं करनी है, हमें इस प्लानिंग प्रोसेस में, इस प्लानिंग को करने के लिए हमें लोगों का, मीन्स एम्प्लॉयज़ का कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन चाहिए। तो उनका हम कोऑपरेशन और उनका पार्टिसिपेशन, हम उनसे कहेंगे कि ये प्लानिंग हम करने जा रहे हैं, एंड वी विल जस्ट ट्राई टू सिक्योर द कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एज वेल। एंड लास्टली, जब आपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके बाद आप लगातार मॉनिटर और फॉलोअप करते रहते हैं कि क्या जो हमने सोचा था प्लानिंग सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही है, इससे हमारा गोल अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो लगातार मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल करना, फॉलोअप करना इज प्रोवाइडिंग फॉर फॉलोअप। ठीक है, अब देखिए आता है टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स बहुत सारे मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन किया है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप आते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान जो है टॉप मैनेजमेंट बनाता है, और यहाँ पे किस तरीके की चीज़ें आती हैं, जैसे स्ट्रेटजीज बनाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, विजन बनाना, मिशन बनाना, मेजर गोल्स फॉर्मुलेट करना, मेजर ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करना, ये हमारा होता है स्ट्रेटेजिक प्लान। फिर आता है हमारा टैक्टिकल प्लान। टैक्टिकल प्लान जो है हमारा मिडिल लेवल बनाता है, और ये मीडियम टर्म के लिए होते हैं। मीडियम टर्म के लिए लेट्स से इट इज़ लाइक बिटवीन 1 to 5 years। और ऑपरेशनल प्लान होते हैं हमारे, जो रोज़मर्रा के काम है उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो छोटे छोटे लेवल की प्लानिंग हम करते हैं, वो अक्सर लोअर लेवल ही डिसाइड कर लेता है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्ग टर्म के लिए है, टैक्टिकल प्लान मीडियम टर्म के लिए, ऑपरेशन प्लान शॉर्ट टर्म के लिए है। स्ट्रेटेजिक प्लान टॉप मैनेजमेंट बनाएगा, टैक्टिकल प्लान मिडिल लेवल बनाएगा, ऑपरेशनल प्लान लोअर लेवल बनाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़
में हम देख लेते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स ऐसे प्लान्स जिनको हम रिपीटेडली बार बार यूज़ करेंगे सेम प्लान्स को। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने कोई पॉलिसी बना दी तो बार बार उस पर काम होगा, वही यूज़ की जाएगी, उसी को फॉलो किया जाएगा। किसी चीज़ का प्रोसीजर बना दिया तो उसको ही हम यूज़ करेंगे। कोई रूल्स बना दिए तो बार बार उन रूल्स को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। वो ऐसे प्लान्स होते हैं हमारे स्टैंडिंग प्लान्स। फिर आता है आपका सिंगल यूज़ प्लान। नाम से पता चल रहा है सिंगल यूज़ प्लान ऐसे प्लान जो एक ही बार यूज़ में आएंगे, एक ही पर्टिकुलर कोई सिचुएशन आ गई तब हम उसको यूज़ करेंगे, तो वन टाइम यूजेज के लिए है। जैसे कोई प्रोग्राम्स हो गए, कोई प्रोजेक्ट हो गया, एक बार ख़त्म हो गया। कोई प्रोजेक्ट के लिए हमने प्लानिंग करी, प्रोजेक्ट ख़त्म, प्लानिंग ख़त्म। बजट्स, एक बार बजट इम्प्लीमेंट हो गया तो बजट का भी काम ख़त्म। तो सिंगल यूज़ प्लान्स ये हो गए, ठीक है। बेसिस ऑफ टाइम पे शॉर्ट टर्म प्लान आते हैं जो 1 साल के अंदर के लिए होते हैं, वन मीडियम टर्म जो 1 से 5 साल के लिए हैं, लॉन्ग टर्म मोर देन 5 ईयर्स के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे देखिए स्पेसिफिक प्लान जो बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड और डिफाइंड है, और फ्लेक्सिबल प्लान ऐसे प्लान जो कि एज पर एनवायरनमेंट उसमें हम चेंजेस या एडजस्टमेंट्स उसमें करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए अगेन इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं स्टेप्स और प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आप एक्टिविटीज़ को या काम को, टास्क को आइडेंटिफाई करोगे कि गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से मेजर टास्क और वर्क हमें करना है, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर क्या है डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद आप क्या करोगे, उन काम को डिफरेंट उसमें डिवाइड कर दोगे, तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब आपने क्या करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया था, एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया था, अब जो होमोजेनिटी के बेसिस पे आप डिफरेंट बेस्ड ऑन सिमिलर नेचर ऑफ वर्क, होमोजेनिटी के बेसिस पे आप डिफरेंट चीज़ों का डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे। जैसे अकाउंट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ थी आपने उसको सेपरेट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डाल दिया। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ थी आपने उसको एचआर डिपार्टमेंट में क्रिएट कर दिया। मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी आपने उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब उन ड्यूटी को असाइन करना लोगों को कि कौन क्या ड्यूटी करेगा, किस तरीके से ड्यूटी आपको करनी है, कौन ड्यूटी करेगा। और फिर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यहाँ पे कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ये चीज़ को प्रॉपरली एक फ्रेमवर्क तैयार करना कि हु इज़ गोइंग टू रिपोर्ट टू होम। लेट्स से असिस्टेंट मैनेजर इनके ऊपर जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये जो पूरा स्टेप है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो हमने तीसरा फंक्शन पढ़ा था डायरेक्टिंग, जिसमें हम डायरेक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड ऑर्डर्स देते हैं। तो वहाँ पे आप देख लीजिए ये कुछ मेन एलिमेंट्स है जो डायरेक्टिंग फंक्शन में आते हैं। डायरेक्टिंग में एक आता है आपका सुपरविजन, सुपरवाइज करना, देखना सुनना कि कैसे काम हो रहा है, एक क्लोजली ऑब्जर्व करना, सुपरविजन। मोटिवेशन, साथ में डायरेक्टिंग फंक्शन जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो एक लीडर को, एक मैनेजर को या एक सुपीरियर को साइमल्टेनियसली अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करना है कि वो सही से काम कर रहा है, उसको बीच बीच में शाबाशी भी देनी है, ठीक है। तीसरा लीडरशिप, साइमल्टेनियसली द सेम मैनेजर हैज़ टू बी अ गुड लीडर ऑल्सो, ही हैज़ टू inculcate the leadership skills which are very much required when you are performing the management function। तो leadership का element पे आ जाएगा डायरेक्टिंग में। and fair and good and transparent communication रखना अपने subordinate से, ये भी डायरेक्टिंग का element है। all right, अब आता है आपका जो हमारा लास्ट फंक्शन था हमने पढ़ा था कंट्रोलिंग, उसके भी प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसके बेसिस पे ही तो भाई हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को उससे मेजर करेंगे, किससे, जो स्टैंडर्ड है उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल विद स्टैंडर्ड, फिर एनालाइज करेंगे डेविएशंस कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में क्या डेविएशन है, और फिर करेक्टिव एक्शंस लेंगे। तो ये पूरा हमारा क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस है।
अब देखिए कंट्रोलिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है टाइप्स ऑफ कंट्रोल। टाइप्स ऑफ कंट्रोल में ये 3 कंट्रोल प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल को हम प्रिवेंटिव कंट्रोल भी कहते हैं। प्रिवेंटिव एज द नेम सजेस्ट ये वो कंट्रोल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोएक्टिव हम क्या है, प्रोएक्टिव हैं और हम कोई चीज़ होने के पहले ही क्योंकि हम प्रोएक्टिव हैं तो हम एड्रेस कर लेते हैं कि ये इशू आ सकते हैं बिफोर दे अकर, और उसके पहले ही हम कंट्रोलिंग कर लेंगे तो वो इशू आ ही नहीं पाएंगे। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में आप प्रोएक्टिव रहते हो और आप फिगर आउट करते हो कि कौन कौन से पोटेंशियल इश्यूज फ्यूचर में हो सकते हैं एंड यू वर्क ऑन इट। ठीक है, दैट इज़ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। एक होता है हमारा कॉन्करेंट कंट्रोल। तो जब साइमल्टेनियसली कोई काम या एक्टिविटी हो रही है तो उसके साथ साथ हम ये कॉन्करेंट कंट्रोल कर रहे हैं। सो इट टेक्स प्लेस व्हाइल एन एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस अलाउइंग रियल टाइम करेक्शन। कोई काम हो रहा है साथ साथ हम कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं, तो हम साइमल्टेनियसली देख रहे हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गलती हो रही है, और उन करेक्शंस को हम उसी टाइम करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है फीडबैक कंट्रोल। तो फीडबैक कंट्रोल क्या है, यहाँ पे वी इवेल्युएट रिजल्ट्स आफ्टर एन एक्टिविटी इज कंप्लीटेड टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो कोई एक्टिविटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद जाके हम इवेल्युएट कर रहे हैं रिजल्ट को, और हम ये देख रहे हैं कि हाँ ये गड़बड़ हो गई, तो आगे से ये फ्यूचर में कभी ये चीज़ रिपीट ना हो, तो वो है हमारा फीडबैक। तो फीड फॉरवर्ड में हमने कोई चीज़ होने के पहले ही कर लिया, कॉन्करेंट में साथ में कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, और फीडबैक में कोई चीज़ ऑलरेडी हो गई उसके बाद हम वो रेक्टिफाई कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में ना हो। ठीक है, और देखिए कुछ टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग भी आती हैं इसमें। तो 2 तरीके की टेक्निक होती हैं, कुछ ट्रेडिशनल है और कुछ हमारी मॉडर्न है। तो देखिए ट्रेडिशनल टेक्निक में एक हमारा हो जाएगा डायरेक्ट सुपरविजन ऑब्जर्वेशन। सिंपली सुपरवाइज़र है जो डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसी टाइम चीज़ों को टोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, जो भी हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं और हमें आगे क्या करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, लेट से पिछले 5 साल का P&L अकाउंट निकाल लिया, उसका स्टेटमेंट निकाल लिया, तो उसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं ना कि फ्यूचर में भाई हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या होने वाला है इस साल। ठीक है, एक टेक्निक आती है बजटरी कंट्रोल। अब देखिए बजटरी कंट्रोल क्या है, बजट क्या होता है, बजट इज अ प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन प्री डिटर्मिन सीरीज ऑफ रिलेटेड अजम्पशन। ठीक है, तो देखिए बजट भाई सबको पता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि हमें बता रहा है कि इसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है, इसके अंडर हमें काम करना है। तो बजटरी कंट्रोल क्या है, बजटरी कंट्रोल का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट्स relating to the responsibilities of executives of a policy and the continuous comparison of the actual with the budgeted results. ठीक है, either to secure by individual action or the objective the policy or to provide a basis for its revision. देखिए अब आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बजटरी कंट्रोल एक मैनेजेरियल टेक्निक है जहाँ पे जो बजट्स हम हैं, जो बजट्स होते हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर पीरियड्स के लिए। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल क्या होगी, एक टेक्निक है जहाँ पे बजट प्रिपेयर किए जाते हैं फ्यूचर पीरियड्स के लिए। उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आती है उसको हम कंपेयर करते हैं वो जो हमने बजट में बजटेड फिगर्स रखे थे उससे, तो जिससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट कंट्रोल होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। ठीक है, लेट से आपने बजट प्रिपेयर किया, उसमें डिफरेंट चीज़ों की कॉस्ट रखी, उसके बाद जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई तो हर चीज़ में आपकी कितनी कॉस्ट रही, बजट में कितना था, तो ये आपको पता चलेगा कि आप बजट के बियॉन्ड गए कि नहीं गए, तो इससे आपकी कॉस्ट कंट्रोल रहेगी और फ्यूचर में आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, फिर आपका क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, इन शॉर्ट ब्रेक इवन का वो पॉइंट है जहाँ पे हमें नो प्रॉफिट या नो लॉस की सिचुएशन अराइज होती है, तो हमें कोशिश ये करना है कि हम भाई लॉस के बियॉन्ड तो बिल्कुल ना जाए, एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट तक तो हम रहें, बिकॉज अगर हम इसके बियॉन्ड जाते हैं और बार बार जाते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है। ठीक है, अब आती है आपकी कुछ मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स में पहला आता है ROI। तो ROI स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कितना पैसा लगाया है
और कितना आपको उसके बदले मिला है। तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपको बताएगा कि भाई आपने सही इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है। तो ये एक प्रॉफिटेबिलिटी मेजर है जिससे हम ये वैल्यूएट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी सही तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को यूज़ कर रहा है प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो जितना भी रिटर्न जो है हर साल में कंपनी को अचीव होता है फ्रॉम द कैपिटल विच वी हैव इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस और अ प्रोजेक्ट, ये दिखाते हैं आरओआई। तो आरओआई का फॉर्मूला भी है नेट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा आता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट। अब देखिए मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, आपने अभी तक मैनेजमेंट पढ़ा, तो मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारी चीज़ आ जाती हैं। तो ये पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस का एक एक चीज़ का जब हम ऑडिट करते हैं, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स करती हैं इस चीज़ का ऑडिट, तो उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। तो एक तरीके से ये सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है आपकी डिफरेंट जो मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ हैं उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफ़ेक्टिवनेस और उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने का कि कितना सही आप हर फंक्शन को, जैसे कि प्लानिंग है, प्लानिंग कितने अच्छे से आप कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग आपने कैसी करी है, डायरेक्टिंग आपने कैसी करी है, कंट्रोलिंग आपने कैसी करी है। तो हर चीज़ का जो इन्वेस्टिगेशन है जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स कर रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, अब आता है आपका पर्ट और सीपीएम। ठीक है, पर्ट और सीपीएम इसका मैंने एक शॉर्ट भी आपने वन ऑफ द मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका शॉर्ट पढ़ा है, आप उसे देख लेना क्योंकि पीवाईक्यू में भी इससे क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए पर्ट एंड सीपीएम, सबसे पहली चीज़ आपको फार्मूला फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पर्ट का मतलब क्या है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और सीपीएम क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। देखिए दोनों ही पर्ट और सीपीएम जो है दोनों ही नेटवर्क टेक्निक्स हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, तो उसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोल में ये टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और देखिए पर्ट और सीपीएम में डिफरेंस क्या है कि पर्ट जो है हमारा ये प्रोबेबिलिस्टिक है और सीपीएम हमारा डिटर्मिनिस्टिक है। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो टाइम है वो हम अनसर्टेन लेके चल रहे हैं, हमें नहीं पता है कि कितना टाइम पीरियड में कोई चीज़ ख़त्म होगी। डिटर्मिनिस्टिक में हमारा जो टाइम पीरियड है, जो टाइम है वो बिल्कुल सर्टेन है। ठीक है, पर्ट में जो होता है 3 टाइम एस्टिमेट यूज़ होता है, याद रखिएगा, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। और सीपीएम में सिंगल टाइम एस्टिमेट होता है। तो पर्ट जो है हमारा टेक्निक ये टाइम पे फोकस करता है और सीपीएम हमारा टाइम और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन दोनों पे फोकस करता है। पर्ट जो होता है हमारा ना, वो आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में हम पर्ट को यूज़ करते हैं। और जो हमारा सीपीएम है ये कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स हो गए, इनमें यूज़ होता है। पर्ट हमारा जो होता है ये इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है और सीपीएम हमारी एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है। पर्ट हमारा नॉन रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है और सीपीएम हमारे रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। ठीक है, ओके चलिए ठीक है। फिर आप एक आता है आपका सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब हम खुद ही से सारी चीज़ें को मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मतलब सेल्फ, एक इंडिविजुअल खुद ही इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पे एक तरीके से एक इंडिविजुअल की खुद की एबिलिटी टू रेगुलेट एंड मैनेज हिज और हर ओन बिहेवियर, अपनी इमोशंस और एक्शंस बिना किसी एक्सटर्नल सुपरविजन के, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, अब आपकी एक टेक्निक आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वो टेक्निक है जहाँ पे एक मैनेजर्स जो है उनको रिस्पॉन्सिबल हम बना देते हैं फॉर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एरियाज और डिपार्टमेंट्स अंडर द कंट्रोल। मान उस इसको हम देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं या एरिया भी कह सकते हैं। लेट्स से HR area, let's say marketing area, let's say operations area, let's say finance area। ठीक है, तो एक एरिया भी कह सकते हैं या डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं। तो हर डिपार्टमेंट या हर एरिया का जो हेड होगा, जो मैनेजर होगा, वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एरिया या अपने डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए पूरा पूरा। हमने क्या किया, ये जो हर डिपार्टमेंट है ना या हर एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर।
और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जो मैनेजर है उसको हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं अपने डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इवेल्युएट करती है किसकी, परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स बेस्ड ऑन कॉस्ट, रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स दैट दे कैन कंट्रोल ऑफ देयर डिपार्टमेंट, ठीक है। ओके, अब देखिए एक चीज़ हमारी कुछ स्किप हो गई थी चीज़ें, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में पॉलिसी बनती है, स्ट्रैटेजी बनती है, इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े काम होते हैं जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, वो सब टॉप लेवल बनाता है। टॉप लेवल में लोग आ जाते हैं जैसे कंपनी का CEO, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनर्स एक्सेट्रा, ठीक है। मिडिल लेवल कौन सा है, जो टॉप लेवल और लोअर लेवल को इंटरकनेक्ट का काम करता है, इंटरकनेक्ट करेगा, लिंकेज का काम करेगा। टॉप लेवल ने भाई पॉलिसी, मेन गोल्स, स्ट्रैटेजी बना दी, अब आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में उसे इम्प्लीमेंट कराना है। तो इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, मिडिल लेवल कराएगा। मिडिल लेवल में हमारे सारे मैनेजरियल पोजीशंस के लोग आ जाते हैं, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर्स, ऑल द मैनेजर्स, ठीक है। अब लोअर लेवल आता है। लोअर लेवल क्या है, लोअर लेवल में वो लोग आते हैं जो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली सुपरवाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल ने बताया है कि वो काम ऐसे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सुपरवाइज़र, फोरमैन, क्लर्क, ये सब किस में आएंगे, लोअर लेवल में, ठीक है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉलिसी बना दी ऑर्गेनाइजेशन ने, टॉप लेवल ने बनाई, बिजनेस टॉप लेवल ने कहा हमें बिजनेस एक्सपेंशन करना है, अब हमारा बिजनेस जो है लेट्स से एक और सिटी में होगा, ठीक है। मिडिल लेवल ने क्या कहा, चलो स्टार्ट हो जाओ, यहाँ पे एक्सपेंशन होना है, रिक्रूटमेंट होना है। अच्छा भाई, एक्सपेंशन होना, जाहिर सी बात है लोग चाहिए होंगे, चलिए एक्सपेंशन होना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रिक्रूटमेंट करना है, करना है, ठीक है। हमें प्रोडक्ट और बनाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करनी है, ठीक। अब लोअर लेवल क्या कर रहा है कि हाँ भाई, आप अगर आपके लेट से 1000 यूनिट पहले प्रोड्यूस हो रहे थे, अब हमारे लेट से 10,000 यूनिट एक दिन प्रोड्यूस होने हैं, तो ये कौन देखेगा, सुपरवाइज़र, फोरमैन, क्लर्क, इस तरीके के जो लोग हैं जो एक्चुअली नीचे बैठ के देख रहे हैं कि वो काम करवा रहे हैं, वो सारे लोअर लेवल में आ जाएंगे, ठीक है। अब आती है स्किल्स ऑफ मैनेजर। स्किल्स ऑफ मैनेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट किसने दिया है, रॉबर्ट कार्ट्स ने दिया। 3 स्किल्स होती हैं, कंसेप्चुअल स्किल, ह्यूमन या इंटरपर्सनल स्किल, टेक्निकल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल्स वो स्किल्स जिसमें हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको कोई डिसीजन लेना है तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप कहाँ से डिसीजन लोगे। और ये मेजर डिसीजन कौन लेता है भाई, टॉप लेवल लेता है। तो सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल स्किल इसके अंदर होनी चाहिए, टॉप लेवल के अंदर, ठीक है। ह्यूमन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल वो स्किल है जिसमें हम लोगों से डील करना, कैसे बात करनी है, कैसे उनसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे हमें उनसे काम निकलवाना है, ये स्किल क्या आ जाती है, ह्यूमन स्किल। कैसे उन्हें कन्विंस करना है, कैसे उनसे निगोशिएट करना है, कैसे बार्गेनिंग करनी है, कैसे अपनी डील मनवानी है, ह्यूमन स्किल होनी चाहिए इसके लिए। तो सबसे ज़्यादा ये स्किल किसके अंदर होनी चाहिए, मिडिल लेवल, क्योंकि मैनेजर वो किसके बीच में इंटरलिंक का काम कर रहा है, टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में मैनेजर इंटरकनेक्शन का काम कर रहा है। तो इसके अंदर ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आता है हमारा टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल्स वो स्किल्स हैं, कोई भी चीज़ में मान लीजिए कोई मशीन पे काम करना, कोई सॉफ्टवेयर पे काम करना, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ होना, तो वो स्किल किस में आ जाती है, टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल हमें सबसे ज़्यादा चाहिए लोअर लेवल पे, क्योंकि लोअर लेवल में जो लोग हैं उन्हें एक्चुअली में काम करना है। तो उस पर्टिकुलर मशीन पे काम करना अगर आपको नहीं आएगा तो आपको टेक्निकल हैंड आपका ज़ीरो है। तो लोअर लेवल में टेक्निकल स्किल सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्किल किस लेवल पे सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब देखिए रोल्स ऑफ मैनेजर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किसने दिए, हेनरी मिन्सबर्ग ने दिए, जिसको मिन्सबर्ग 10 रूल्स भी कहते हैं। टोटल इन्होंने 10 रूल्स दिए हैं, इन 10 को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो ये कैटेगरीज कौन सी है, एक आती है इंटरपर्सनल रोल, दूसरी आती है इंफॉर्मेशनल रोल, तीसरी आती है डिसीजनल रोल। इंटरपर्सनल रोल के अंदर 3 आते हैं, इसको याद रखने के लिए निमोनिक्स मैंने बनाया है FLL, फिगर हेड, लीडर, लाइजन।
इंफॉर्मेशनल में 3 चीज़ें अगेन आती हैं, इनको याद रखने के लिए मैंने निमोनिक्स बनाए। MDS मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल रोल के अंदर आती हैं 4, EDRN एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। ठीक है, अब देखिए इंटरपर्सनल रोल क्या होते हैं। इंटरपर्सनल रोल मैंने जैसे बताया कि लोगों से कैसे हमें बात करनी है, उनके साथ इंटरेक्ट करने वाला जो रोल है वो इंटरपर्सनल रोल है। ठीक है, तो इसमें फिगर हेड कौन है? फिगर हेड इज अ पर्सन हु इज समवॉट रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। वो पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एज अ मैनेजर कई बार आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप डिफरेंट ऑफिशियल मीटिंग्स में जाते हैं, ऑफिशियल इवेंट्स में जाते हैं, सेरेमोनियल या सोशल इवेंट्स में जाते हैं जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस वक्त आप किसका रोल प्ले कर रहे हैं? फिगर हेड का। एक मैनेजर लीडर का रोल भी प्ले करता है जब वो अपनी टीम को, एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, गाइड करता है, तो वहाँ पे लीडर का रोल वो प्ले कर रहा है। तीसरा आता है लाइजन मतलब नेटवर्किंग, लाइजनिंग करना भाई। तो एक मैनेजर जो है नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स को भी बिल्ड करता है, अपने कॉन्टैक्ट्स भाई बनाता है ना इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, तो वहाँ पे वो लाइजन का काम कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशनल रोल वो रोल है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें 3 मैंने बताए थे। मॉनिटर, जब आप मॉनिटर कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं भाई, आप अपडेटेड रह रहे हैं। आपने कहा कि हाँ अभी गवर्नमेंट की ये रूल चेंज हो गया है, गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई है, हमारे कॉम्पिटिटर्स अब इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो आप करेंटली आप अपने आप को क्या कर रहे हो? अपडेटेड रखे हो। यू आर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, यू आर एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन, देयर यू आर एक्टिंग रोल ऑफ मॉनिटर। डिससेमिनेट करना मतलब फॉरवर्ड करना, शेयर करना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो आपको जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है आप अपनी टीम के साथ या ऑर्गेनाइजेशन में बाकी लोगों के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं, तो वहाँ पे आप डिससेमिनेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है आपका स्पोक्स पर्सन अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, उनके बिहाफ पे बोलना। तो आप ऑर्गेनाइजेशन का जो मैसेज है ना वो आउटसाइडर्स को भी देते हो, राइट? जब आप डिफरेंट एक्सटर्नल पार्टी से डील करते हो तो आप क्या करते हो? आप उनसे आप स्पोक्स पर्सन की तरह ही एक्ट कर रहे हो ना, तो वो क्या है? हमारा स्पोक्स पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं आप। फिर आता है आपका डिसीजनल रोल में हम जो है डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंटरप्रेन्योर, एक मैनेजर इनिशिएट करता है, बहुत सारी चीज़ें आगे लेके खुद आता है, चेंज लाने की कोशिश करता है, इनोवेशन भी करता है। तो जब वो ऐसा काम कर रहा है तो वो एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट कर रहा है। डिस्टर्बेंस हैंडलर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके टीम में, डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब वो उसको रिजॉल्व करता है, तो वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस हैंडलर का काम कर रहा है। फिर आता है आपका रिसोर्स एलोकेटर, जहाँ पे आप रिसोर्सेज का सही एलोकेशन करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? रिसोर्स एलोकेटर का काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका निगोशिएटर में क्या कर रहे हैं? आप ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोगों के साथ जब आप नेगोशिएशन करते हैं, डिफरेंट पार्ट सप्लायर के साथ आप नेगोशिएशन कर रहे हैं कि भाई इतने में नहीं, हम इतने में आपसे रॉ मटेरियल लेंगे, या डिफरेंट पार्टीज़ के साथ आप बार्गेनिंग और नेगोशिएशन में जब आप इन्वॉल्व हैं तो आप नेगोशिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं: क्लासिकल थ्योरीज, न्यू क्लासिकल थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज। ठीक है, क्लासिकल थ्योरीज में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आ जाएगी। न्यू क्लासिकल में हमारा ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आ जाता है और बिहेवियरल सिस्टम आ जाता है। मॉडर्न में हमारी सिस्टम, कंटिजेंसी, क्वांटिटेटिव अप्रोच आ जाती है। ठीक है, अब देखिए क्लासिकल थ्योरी में पहली थी हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी सबसे पहली चीज़ है दी है हमारी फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने।
फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, जिसमें से कुछ पॉपुलर जो नाम है वो है मिडवेल स्टील कंपनी बेथलेहम में। और वहाँ पे उन्होंने जाके ऑब्जर्व किया कि ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर्स सही से काम नहीं कर रहे हैं और कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है काम करने का, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है, उसको हम बेटर कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिंपल ये है कि आप अपने काम को करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स और प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज होगी। तो साइंटिफिक मेथड्स और वेल प्रूवन मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स को यूज़ करना काम को करने के लिए, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कहलाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं 4 मेन प्रिंसिपल्स। तो 4 प्रिंसिपल्स ये क्या है? पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है कि आप जो है काम को करने के लिए, टेलर ने कहा वर्कर्स को रूल ऑफ थंब नहीं अपनाना है। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हो गया? हिट एंड ट्रायल मेथड। मान लीजिए आपको एक सर्टेन काम करना है, तो आपने कहा भाई ये काम हम कैसे करें? चलो मेथड 1 ये मेथड है, इससे भी हो जाएगा ये काम, मेथड 1 से किया। किसी ने कहा कि ये मेथड 2 से, चलो कल हमने मेथड 2 से किया वही काम, परसों हमने मेथड नंबर 3 से वही काम किया। तो मतलब ये क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब भाई मेथड 1 मान लीजिए काम नहीं किया, तो आपका तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा ना, अपना रॉ मटेरियल, मेहनत सब गई। तो और टेलर ने देखा कि कोई भी काम करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं था, सब हिट एंड ट्रायल रूल ऑफ थंब पे जा रहे थे। तो इसको रिप्लेस करके उन्होंने साइंस से रिप्लेस किया। मीन्स हर काम को करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि अगर ये काम होना है तो इसके लिए मेथड ये है, ये काम होना है तो इसके लिए ये पर्टिकुलर मेथड है, और यही वर्कर मेथड अपनाएंगे। दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में टेलर ने कहा, डिस्कॉर्ड मतलब डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स यहाँ पे मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर सही से काम होना है, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इंक्रीज होनी है, तो हार्मनी, एक अच्छी पीसफुल एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और मैनेजर्स को और एम्प्लॉयर्स को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि देयर इज़ हार्मनी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, नो डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स अराइजेस। थर्ड आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस प्रिंसिपल में टेलर ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है, यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है, इंडिविजुअलिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हर कोई इंडिविजुअल होके सोचेगा कि चलो मैं ये काम करूँ, इससे मुझे ये फ़ायदा है, तो इंडिविजुअल अगर सब सोचेंगे तो कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन का भला नहीं हो सकता, उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो आप कोऑपरेशन को प्रमोट करिए, यूनिटी को प्रमोट करिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। और फोर्थ प्रिंसिपल में टेलर ने कहा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो जुड़ा है, वो कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस और ड्रीम्स लेके आता है। और ऐसे में आपको एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एम्प्लॉयर ये कोशिश करनी चाहिए कि हर वो पर्सन ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ वो डेवलप, खुद भी एज एन इंडिविजुअल डेवलप हो पाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के साथ। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली 5 टेक्निक है। पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक प्लानिंग इंचार्ज आता है और एक प्रोडक्शन इंचार्ज आ जाता है। प्लानिंग इंचार्ज वो पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारी प्लानिंग करने में, प्रोडक्शन इंचार्ज वो पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन रिलेटेड काम करने में। तो यहाँ पे प्लानिंग रिलेटेड काम हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं। प्लानिंग इंचार्ज में पहला आता है रूट क्लर्क, जो ये डिसाइड करेगा कि कोई काम को करने के लिए जो रास्ता है, जो रूट है, वो क्या होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये वो पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस ले डाउन करेगा कि कोई काम इस तरीके से होगा।
टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क वो पर्सन जो ये डिसाइड करेगा कि कोई काम को करने के लिए कितना टाइम, स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए और कोई काम कितनी कॉस्ट में हो जाना चाहिए। डिसिप्लिनेरियन वो पर्सन है जो कि मेक श्योर कि देयर इज डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्शन इंचार्ज में वो सारी पार्टीज़ हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड काम के लिए, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा गैंग बॉस। तो अब देखिए, गैंग बॉस वो पर्सन है जो कि ये देखता है कि सारी चीज़ें कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें टाइमली अवेलेबल है कि नहीं है और एक जगह पे, ठीक है। तो कोई भी जगह पे कोई भी गैंग बॉस में बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्कर्स को प्रिपेयर करता है, मशीन्स को प्रिपेयर करता है कि कोई भी देखिए कोई भी काम जब शुरू होता है तो उसके पहले लोग और मशीन्स सारी चीज़ें सब एक सही जगह पे होना चाहिए। तो वह इंश्योर करता है, अरेंज करता है मशीन्स एंड टूल्स को फॉर वर्क। स्पीड बॉस ये इंश्योर करता है कि किस स्पीड से और कितनी स्पीड से हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिकॉज अगर बहुत ही धीरे काम होगा तो टाइमली हम गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो स्पीड बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वर्कर्स परफॉर्म द टास्क एट द प्रॉपर स्पीड एंड एफिशिएंसी। रिपेयर बॉस रिस्पॉन्सिबल है ये देखने के लिए कि जितनी भी चीज़ें हमारे पास मशीन्स हैं, टूल्स हैं, जितनी भी चीज़ें उनके रिपेयर इक्विपमेंट्स हैं उनके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इंस्पेक्टर जो है हमारा रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी और स्टैंडर्ड को देखने के लिए कि जो भी चीज़ें प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हो रही हैं उसमें वो चीज़ वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड है कि नहीं है, ठीक है। अब दूसरी टेक्निक हमारी आ जाती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क से टेलर ने कहा कि हर काम को करने के लिए, हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। देखिए, आप प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग करने का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपने कहा कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इस प्रोडक्ट की, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। उस स्टैंडर्ड से बिलो होगा तो वो हम प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो standardization means there has to be a standard set by the organization of everything for manufacturing, for planning things, for marketing also, for human resource, for everything there has to be standard. एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब है अगर कोई भी काम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको सिंप्लीफाई करना, उसको सिंपल करना, कॉम्प्लेक्स काम को सिंप्लीफाई करना जिससे काम आसानी से हो पाए। अगर एक काम करने के लिए मान लीजिए 10 चीज़ें करनी पड़ती है और वही काम लेट से 7 चीज़ों में हो सकता है, तो उन 3 चीज़ को हम एलिमिनेट कर दें ताकि काम आसान और सिंपल हो जाए, ठीक है। अब देखिए, वर्क स्टडी आती है। वर्क स्टडी का मतलब है काम को एनालाइज करना। इसमें 3-4 चीज़ें आती हैं। मेथड स्टडी, मेथड स्टडी कि कोई काम किस मेथड से होगा उसको स्टडी करना। मोशन स्टडी, कोई काम को करने के लिए कितना मोशन या मूवमेंट लगता है उसको स्टडी करना। कोई काम को करने के लिए कितना समय, कितना टाइम लगता है, टाइम स्टडी। कोई वर्कर कितनी देर में थक जाता है, वो है फटीग स्टडी। बिकॉज मान लीजिए कोई मैंने एनालाइज किया, स्टडी किया, मैंने देखा कि जो वर्कर्स हैं भाई 2 आवर्स के बाद या 3 आवर्स के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और फिर भी उन 3 घंटे के बाद अगर हम उनसे काम करवाएंगे भी तो वो कोई प्रोडक्टिविटी हमारी नहीं इंक्रीज़ होगी। तो 3 आवर्स के बाद इट इज़ बेटर हम उन्हें 15 मिनट का 10 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक दे दें। तो फटीग स्टडी, ठीक है। फिर आपकी चौथी टेक्निक आती है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जिसका मतलब है कि जितना आउटपुट आप प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से आपको वेजेस मिलेगी। को एक देखिए एक स्टैंडर्ड सैलरी होगी कि लेट से 500, लेट से 200 पर डे, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया है कि आप जो है 100 यूनिट हमारा स्टैंडर्ड है, 100 यूनिट से बिलो प्रोड्यूस करेंगे तो आप पे नज़र रखी जाएगी और आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 100 यूनिट्स अगर आप अबव प्रोड्यूस करते हैं, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो उससे लोग मोटिवेट होंगे। एल्स क्या होगा ना कि जो काम करने वाले लोग होंगे वो डिमोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि सबको सेम पैसा मिल रहा है, ठीक है। फिर आता है मेंटल रिवोल्यूशन, जिसका सिंपल मतलब है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों या वर्कर्स दोनों के एंड से हमें चेंज और मेंटली उनकी मेंटालिटी को, उनकी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज होता क्या है, जो वर्कर्स और जो मैनेजमेंट है वो हमेशा से एक
आर्ग्यूमेंट क्या वाली फेज में रहते हैं। मैनेजमेंट कहता है कि हमारी बात सुनी जाए, वर्कर कहता है हमारी बात सुनी जाए, और इसी में लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता रहता है। तो टेलर ने इस चीज़ का एम्फसाइज किया कि बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दे बोथ नीड टू चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हेन दे विल चेंज द एटीट्यूड ऑटोमेटिकली थिंग्स विल गेट बेटर। सो दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो हेनरी फ्योल ने थ्योरी दी है। पहली चीज़ जो है, देखिए हम 14 प्रिंसिपल्स तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन ये चीज़ें हम कुछ स्किप कर जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्योल के जो फंक्शंस हैं ये आप याद रखिएगा। फ्योल ने ये 5 फंक्शन दिए हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए मैंने निमोनिक बनाया है PO3C। तो P से प्लानिंग, ओ से उनका ऑर्गेनाइजिंग, सी से उनका कमांडिंग, कमांडिंग इज जस्ट इक्विवेलेंट टू डायरेक्टिंग, फिर आता कोऑर्डिनेटिंग मतलब टीम वर्क में काम करना, फिर कंट्रोलिंग जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये 5 फंक्शन बताए हैं मैनेजमेंट के हेनरी फ्योल ने। फिर उन्होंने इसके अलावा उन्होंने 6 एक्टिविटीज़ बताई हैं इंडस्ट्री में, ये एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी उन्होंने बताई टेक्निकल, जहाँ पे प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितना काम हो रहा है वो टेक्निकल एक्टिविटी है। फिर आती कमर्शियल, जहाँ पे बाइंग सेलिंग एक्सचेंजिंग रिलेटेड काम जो है कमर्शियल में आ जाएगा। फाइनेंशियल, जिसमें पैसों से रिलेटेड अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ जो है फाइनेंशियल में आ जाएगी। सॉरी, कैपिटल कहाँ से लाना है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल में आ जाएगी। उसकी रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग हमारी अकाउंटिंग में आ जाएगी, और ओवरऑल मैनेजमेंट करना वो हमारा मैनेजरियल में आ जाएगा। फ्योल ने ये 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना। काम कैसे डिवाइड करेंगे? बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़। फिर आता अथॉरिटी। फ्योल ने कहा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। फ्योल ने कहा कि डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि ऑर्डर्स जो भी आए वो एक मैनेजर से आए, बिकॉज अगर मुझे 10 बॉस डिफरेंट ऑर्डर्स देंगे तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैं किसकी बात मानूं। तो ऑर्डर्स शुड बी रिसीव फ्रॉम वन मैनेजर वन बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वो प्रिंसिपल है जो कहता है कि देयर हैज़ टू बी वन ऑब्जेक्टिव, वन प्लान, वन मैनेजर। इन शॉर्ट इसका मतलब है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी प्लान, जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, अल्टीमेटली उन सब चीज़ों का, मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव है, प्लान है, मैनेजर है, सब चीज़ें हैं, ठीक है, सब चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली इन सब का जो मेन गोल है, मेन ऑब्जेक्टिव है, ये एक ही रहना चाहिए। बिकॉज अगर ये अलग अलग हो गया तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ईच एंड एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट अल्टीमेटली उसका जो डायरेक्शन है वो सेम ये होना चाहिए, जो कि हमारा है गोल। ठीक है, उसके बाद आता है कलेक्टिव इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब आपको इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देना है, और आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कलेक्टिव इंटरेस्ट पे ध्यान देना है। फ्योल ने कहा कि लोगों को, वर्कर्स को सही और अच्छी रेम्यूनरेशन दें, तभी वो मोटिवेट होकर काम करेंगे। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब पावर टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पावर इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आप सेंट्रलाइज रखें या डिसेंट्रलाइज रखें, या दोनों के बीच में बैलेंस रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर इसमें आ जाता है टर्म स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है कि आप जो है किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है। ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, कि सबसे पहले लेट्स से ओनर था, ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये बात लेट्स से बताई मैनेजर को, फिर मैनेजर ने बताई असिस्टेंट मैनेजर को, फिर असिस्टेंट मैनेजर ने फर्दर किसी को बताई, फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन पहुंची एम्प्लॉयज़ तक। तो ये जो पूरा चेन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसे बोलते हैं स्केलर चेन। और इसी में एक टर्म आ जाता है गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक का मतलब ये है कि देखिए, यही कोई भी बात अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो यही हम मेथड फॉलो करेंगे, चाहे ऊपर से नीचे आनी है या नीचे से ऊपर कोई बात जानी है, तो भी हम इस हायरार्की का फॉलो करेंगे। इसे बोलते हैं स्केलर चेन। लेकिन भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पे हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इन सब को बताएं तब जाके मेरी बात वहाँ पहुँचे। तो ऐसी इमरजेंसी की, अर्जेंसी की सिचुएशन में फ्योल ने एक शॉर्टकट बताया कि मान लीजिए ये डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट,
ये डिपार्टमेंट है HR डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट को HR डिपार्टमेंट से कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है और अर्जेंसी की सिचुएशन है और वो हम जो है हायरार्की को बाईपास भी नहीं कर सकते। तो फ्योल ने कहा कि जो अगर लेवल आपका सेम है लेकिन डिपार्टमेंट आपका अलग है, मान लीजिए ये मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का लेट्स से मैनेजर है और ये HR डिपार्टमेंट का लेट्स से मैनेजर है, तो दोनों भाई मैनेजर है, डिपार्टमेंट बस अलग है। तो ऐसे केस में ये मैनेजर डायरेक्टली इन मैनेजर से कम्युनिकेट कर सकता है, इसी को बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि गैंग प्लैंक एक शॉर्टकट है जो कि फ्योल ने इंट्रोड्यूस किया। अर्जेंसी और इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको कम्युनिकेशन करना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू हायरार्की यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है वो क्या है कि आपको सेम लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर से हम सारी चीज़ें आ जाएंगी, मटेरियल ऑर्डर, अदर ऑर्डर ऑल्सो। तो हर चीज़ अगर सिस्टम से एक सही जगह पे रखी है, सही जगह पे अवेलेबल है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर से मतलब सही जगह पे सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, सही जगह पे सारे लोग अवेलेबल हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर, ठीक है, ओके। तो ऑर्डर में मैंने बताया मटेरियल ऑर्डर मतलब टूल्स, मशीन्स, मटेरियल, इक्विपमेंट सही जगह पे हैं, सही पर्सन सही जॉब पे हैं, तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डर। अब आता है इक्विटी। इक्विटी से मतलब है कि एक राइट तरीके से मतलब एक राइट इन्वायरमेंट होना ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को सही से ट्रीट करना, फेयरनेस के साथ, काइंडनेस के साथ, जस्टिस के साथ, इसे बोलते हैं इक्विटी। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जिसका मतलब है जॉब सिक्योरिटी, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनकी टेन्योर, उनकी जॉब की एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, बिकॉज अगर टेन्योर लंबा होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है। और फ्योल ने एक प्रिंसिपल बताए इनिशिएटिव, जहाँ पे वो कहते हैं कि आपको मोटिवेट करना चाहिए लोगों को कि वो आगे आके अपने आइडियाज़ और व्यूज़ सामने रखें और इनिशिएटिव लें। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जहाँ पे वो कहते हैं कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए फिर आता आपका ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है हार्ड, स्ट्रिक्ट, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन। मैक्स वीबर ने दी है। फीचर्स की बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी में एक आती है डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पे आप जो है स्पेशलाइज टास्क में, ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज टास्क के बेसिस पे काम को लोगों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, अब एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। इम्पर्सनैलिटी, बिना किसी इमोशन और फेवरेटिज्म के लोगों को ट्रीटमेंट होना चाहिए या उनकी हायरिंग होनी चाहिए। सिलेक्शन या प्लेसमेंट एकदम स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड होना चाहिए। सारी चीज़ें एकदम प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ का रूल्स का, कम्युनिकेशन का रिटन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी, जिसका मतलब है अथॉरिटी कम्स फ्रॉम पोजीशन नॉट अथॉरिटी एंड दिस कम्स फ्रॉम लीगल रूल्स, ठीक है। अथॉरिटी पोजीशन से आती है, अथॉरिटी से नहीं, और ये लीगल, ये सब किस चीज़ से आती है, लीगल रूल से, जो कि हम सेट करते हैं, ठीक है। ये था ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। फिर आपकी न्यू क्लासिकल थ्योरीज में आ जाती हैं। न्यू क्लासिकल थ्योरीज में, ये न्यू क्लासिकल थ्योरी जितनी भी है ह्यूमन बिहेवियर पे, सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स पे, इनफॉर्मल ग्रुप्स, मोटिवेशन, लीडर, कम्युनिकेशन इस पे फोकस करती हैं। इसमें एल्टन मायो का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट पूरा स्टार्ट किया था। चेस्टर बर्नर्ड ने कोऑपरेटिव सिस्टम दिया। मेरी पार्कर फॉलेट ने ग्रुप डायनेमिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे काम किया है। न्यू क्लासिकल में दो मूवमेंट आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आता है। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। एल्टन मायो ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इस एक्सपेरिमेंट के 4 फेज थे। फेज़ 1 इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में कुल मिला के ये चीज़ कंक्लूड हुई कि जो लाइट है, जो फिज़िकल फैक्टर लाइट है, ये प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता है, जबकि कुछ ह्यूमन या सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वर्कर्स की परफॉर्मेंस को। फेज़ 2 राउंड 2 में जो दूसरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया उसका नाम था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट।
यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी हमने देखा इम्प्रूव हुई, बट इसका रीज़न फाइंड आउट किया गया, इट एक्चुअली इम्प्रूव ड्यू टू एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड सोशल फैक्टर्स. वर्कर्स दे फेल्ट रिस्पॉन्सिबल, वैल्यूड एंड पार्ट ऑफ सपोर्टिव ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुपिज्म हो गया, सोशल वाला फैक्टर आ गया. तो अगेन फेज 3 आता है, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम. बहुत सारे लोग का इंटरव्यू किया गया और यहाँ पे पाया गया कि वर्कर का जो बिहेवियर है इट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप डायनेमिक्स एंड सोशल कंटेक्स्ट. और लास्ट जो एक्सपेरिमेंट आता है फेज 4, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट. अगेन यहाँ पे कंक्लूड किया गया कि पीपल जो दे आर मोटिवेटेड बाय सोशल नीड्स, नॉट जस्ट इकोनॉमिक इंसेंटिव. कुल मिला के हॉथन एक्सपेरिमेंट्स में 4 एक्सपेरिमेंट्स किए गए और सब में एक चीज़ कंक्लूड की गई कि सोशल फैक्टर, ह्यूमन एलिमेंट बहुत बहुत ऊपर है बाकी अदर फैक्टर्स से. ठीक है, दूसरा जो हमारा न्यू क्लासिकल में आता है वो बिहेवियरल साइंस. देखिए इसके बाद जब हॉथन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर दिया गया तो उसके बाद बहुत सारे रिसर्चर्स आगे आए, तो वो उन सारे एस्पेक्ट पे रिसर्च करने लगे, ह्यूमन सोशल एलिमेंट. तो यहीं से बिहेवियरल साइंस थ्योरी में इंडिविजुअल बिहेवियर पे बहुत सारी रिसर्च हुई, जिसमें बहुत सारे लोग का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है. मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, हसबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड वाई, डेविड मैकक्लेलन की थ्योरी ऑफ नीड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तीसरी हमारी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज आ जाती हैं. मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज में हमारी एक आती है सिस्टम अप्रोच, या तो हम कह सकते हैं इनको अप्रोचेस ऑल्सो. सिस्टम अप्रोच कहता है, देखिए ये नाम याद रखिएगा, लडविग वॉन बर्टलैंड ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सिस्टम अप्रोच. सिस्टम अप्रोच में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सिस्टम की तरह है. यहाँ पे सिस्टम में काम होता है, तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक, एनवायरनमेंट, ये 5 चीज़ें आपको कीवर्ड याद रखने हैं. इनपुट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसका प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, उसका फीडबैक होता है, और उसका एनवायरनमेंट. ये 5 एलिमेंट्स हैं सिस्टम अप्रोच में. कंटिजेंसी अप्रोच में हमारे फ्रेड ई फीडलर, पॉल आर लॉरेंस एंड जे डब्ल्यू लॉश, इन 3 का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन आ जाता है. कंटिजेंसी मतलब क्या होता है, विच डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन विच मे और मे नॉट अराइज. तो सर्कमस्टांसेस बेस्ड होती है हमारी कंटिजेंसी अप्रोच, और ये कहती है कि कोई भी चीज़ को मैनेज करने का कोई एक बेस्ट तरीका नहीं है, रेदर एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, कि सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंगली हम जो है चीज़ें मैनेज करने का जो तरीका है वो चेंज करेंगे. सो यहाँ पे जो लीडर्स हैं, कंटिजेंट लीडर्स जो हैं, दे आर फ्लेक्सिबल. ठीक है, तीसरी आती है हमारी क्वांटिटेटिव अप्रोच, जहाँ पे हम मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अब आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि ये फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो एक सिंपली डिसाइड करता है कि हु इज़ गोइंग टू रिपोर्ट टू होम. उसका जो फ्रेमवर्क और जो हायरार्की बना रहे हैं हम, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो कई टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं. एक हमारा लाइन स्ट्रक्चर होता है, सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है. इसको हम स्केलर चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, मिलिट्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सबसे पुराना है. यहाँ पे क्या होता है, सिंपली अथॉरिटी डायरेक्टली फ्लो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सिंगल चेन ऑफ कमांड में, जैसे मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर. ठीक है, लाइन स्टाफ में यहाँ पे हमें लाइन भी देखने को मिलेगी, मतलब अथॉरिटी टॉप टू बॉटम भी फ्लो कर रही है. साथ में यहाँ पे कुछ ऐड ऑन हो जाते हैं, कुछ हम एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं जो कि हमें कुछ सर्टेन चीज़ें में अलग से उनके एडवाइस लेंगे, सपोर्ट करेंगे. ये जैसे मान लीजिए एचआर या लीगल डिपार्टमेंट अलग से बना दिया गया है जो कि मैनेजर्स को एडवाइस कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या हमारा लाइन स्टाफ. तो लाइन स्टाफ में लाइन ऑर्गेनाइजेशन वाला स्ट्रक्चर भी है, साथ में सपोर्टिंग स्टाफ स्पेशलिस्ट भी हैं जो कि अलग से हमें एडवाइस देंगे. तो लाइन स्टाफ. फिर आता है फंक्शनल, जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर देते हैं. जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस अलग, प्रोडक्शन अलग, एचआर डिपार्टमेंट अलग, और हर डिपार्टमेंट जो है एक फंक्शनल एक्सपर्ट के थ्रू मैनेज किया जाएगा. फिर देखिए एक आता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, डिवीजन यहाँ पे डिपार्टमेंट जो फॉर्म होते हैं ना, वो किन बेसिस पे होते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पे, लेट्स से मार्केट के बेसिस पे, जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे. अब आप देखिए क्या क्या फ़र्क है डिविजनल और इसमें फंक्शनल में. देखिए फंक्शनल में डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन का बाइफरकेशन कर रहे थे, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में हमने क्या किया
कि मान लीजिए प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया है, या मार्केट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, या जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे डिवीजन हो गया। अब ये जो भी डिवीजन हमने किया है ये खुद ही एक अलग कंपनी की तरह एक्ट करेगा। मान लीजिए हमने प्रोडक्ट के बेसिस पे कहा कि चॉकलेट्स, ठीक है, चॉकलेट्स का एक डिवीजन कर दिया। अब ये चॉकलेट्स का जो डिवीजन है इट विल एक्ट लाइक अ मिनी कंपनी, और यहाँ पे अपना खुद का सब कुछ होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा इनका, ठीक है। मान लीजिए जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे कर दिया, लेट्स से दिल्ली, दिल्ली का सब चीज़ अलग है, तो दिल्ली में हमने जो अपना बिजनेस एक्सपेंशन किया है, यहाँ का जो डिवीजन है अपना इट विल एक्ट लाइक अ मिनी कंपनी। यहाँ पे अपना खुद का HR डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर आता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करती हैं। यहाँ पे डिफरेंट टीम्स को हम क्रिएट करते हैं टेम्परेरीली और टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट को जैसे ही कंप्लीट कर लिया टीम डिसॉल्व हो जाती है। तो प्रोजेक्ट बेसिस पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहे हैं वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। अब आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ये इम्पॉर्टेंट है, दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, एक फंक्शनल का और एक प्रोजेक्ट का। फंक्शनल और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगा, साथ में उसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं। तो वो जो एम्प्लॉय है वो फंक्शनल, उसके दो बॉस होंगे, एक तो फंक्शनल जिस भी डिपार्टमेंट को वो बिलोंग करता है उसका जो मैनेजर होगा वो उसका बॉस होगा। साइमल्टेनियसली अगर वही पर्सन किसी प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़ा है तो इसका जो हेड होगा वो भी इसका बॉस होगा, ठीक है। अब आता है कमिटी स्ट्रक्चर। तो जहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ों की कमिटीज़ बना दी जाती है। परचेज कमेटी, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन परचेज रिलेटेड चीज़ है वो डिसाइड करेगी, ठीक है। जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में क्या होता है, डिसिप्लिन कमेटी, और पूरे कॉलेज का डिसिप्लिन वो कमेटी संभालती है। तो कमेटी बेसिस पे जब काम हो रहा है तो ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे डिसीजन कलेक्टिवली लेंगे, ना कि सिंगल मैनेजर, ठीक है। फिर एक आता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब देखिए नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, एक कोर ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स मेनी फंक्शंस टू एक्सटर्नल पार्टनर्स एंड फोकसेस ऑन इट्स की कॉम्पिटेंसीज। तो हमारा मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पेशलाइज्ड एरिया है उन पे वो फोकस करेगा, अपनी की कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करेगा, और बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो बाहर एक्सटर्नल पार्टनर्स को उसने आउटसोर्स करने के लिए दे दिया है, उनके साथ नेटवर्किंग पे वो काम कर रहा है। तो वो स्ट्रक्चर हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया। एक हमारा होता है वर्चुअल स्ट्रक्चर। वर्चुअल स्ट्रक्चर जहाँ पे हम फिजिकली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट नहीं है, सारा डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू काम हो रहा है, और एम्प्लॉय जो है जोग्राफिकली डिस्पर्स है, तो वो वर्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं। जैसे वर्टिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जहाँ पे ये लेवल्स ऑफ हायरार्की ज़्यादा हैं, ठीक है। लेवल्स, ये वर्टिकल लाइन होती है स्ट्रेट, तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स जो है ज़्यादा है, तो यहाँ पे अथॉरिटी कैसे फ्लो करेगी, टॉप टू बॉटम करेगी, ठीक है, टॉप टू बॉटम करेगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल की, तो यहाँ पे जो हायरार्किकल लेवल्स हैं, ये वाले जो लेवल्स हैं ये कम हो गए, क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। टॉल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टॉल स्ट्रक्चर अगेन ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, मैनी मैनेजरियल लेवल्स होंगे हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल की तरह, तो वो हमारा क्या है, टॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए फिर आता है फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर ये है, तो फ्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होगा यहाँ पे, तो वो क्या है, फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए डिसीजन मेकिंग क्या है। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टाइप्स ऑफ डिसीजन देखिए, प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन क्या होते हैं, ऐसे डिसीजन जो रूटीन इन नेचर है, बार बार डिसीजन लेंगे हम, रिपीटेटिव डिसीजंस हैं, ठीक है। दे आर टेकन अकॉर्डिंग टू रूल्स प्रोसीजर्स और पॉलिसीज, ठीक है। जैसे कि अप्रूविंग लीव, तो सेम हमने एक प्रॉपर पॉलिसी, एक रूल बना दिया, तो हर बार जब भी हेड को लीव अप्रूव करनी होगी तो वो उसी तरीके से करेगा, ठीक है। अब देखिए नॉन प्रोग्राम डिसीजन, जो कि नॉन रूटीन है, कॉम्प्लेक्स है, जो कि नॉन रूटीन है, कॉम्प्लेक्स है, और ऐसे डिसीजंस कौन से, नॉन प्रोग्राम डिसीजन। जैसे कि एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो ये बार बार थोड़ी करेंगे हम, उसके लिए जो हम डिसीजन ले रहे हैं तो वो एक ही बार ले रहे हैं ना। न्यू मार्केट में एंटर करना है, ठीक है, तो ये क्या है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन।
फिर आते हैं आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और ये टॉप मैनेजमेंट लेता है, ठीक है, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रेटजी बनाना। टैक्टिकल डिसीजन क्या होते हैं, मिडिल लेवल लेता है, मिडिल मैनेजमेंट लेता है स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऑपरेशनल डिसीजंस क्या होते हैं, डे टू डे डिसीजंस है, लोअर लेवल लेता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के 3 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन होता है सर्टेनिटी के केस में, यहाँ पे मैनेजर को क्लियर पता है एग्जैक्ट आउटकम हर ऑल्टरनेटिव का क्या होगा। अगर मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है या बहुत हद तक पता है, तो वो क्या है, सर्टेनिटी। तो यहाँ पे जो हमारा रिस्क है वो सबसे कम है, लोवेस्ट रिस्क है, ठीक है। ओके, नाउ रिस्क। रिस्क देखिए, रिस्क वाली सिचुएशन जहाँ पे मैनेजर को प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स थोड़ा सा पता है, ठीक है, हल्का फुल्का, तो यहाँ पे रिस्क कैसा होगा, मीडियम होगा। अनसर्टेनिटी, एक कई बार ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मैनेजर बिल्कुल नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि क्या होगा फ्यूचर में, और तो ऐसी चीज़ें पे जब हम डिसीजन लेते हैं तो सबसे हाईएस्ट रिस्क वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो वो अनसर्टेनिटी है, ठीक है। देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेरियस अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, उन अल्टरनेटिव्स को हम इवेल्युएट करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे, फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर बार बार इवेल्युएट करेंगे रिजल्ट्स को, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग देखिए, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है जहाँ पे हम लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ को जनरेट करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। हम किसी आइडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, मेरा मेन आइडिया है, मेरा मेन मोटो है कि बहुत सारे हमें ह्यूज नंबर ऑफ आइडियाज़ मिले, ठीक है। डेल्फी टेक्निक क्या है, डेल्फी टेक्निक में एक्सपर्ट्स होते हैं, सब अलग अलग जगह पे बैठे हैं, हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चनर तैयार किया, ये क्वेश्चनर इन एक्सपर्ट्स के पास मेल के थ्रू जाएगा, फिर इनके रिस्पॉन्सेस को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको रीड आउट, फिर ये सारी मतलब एनोनिमसली फिर इनको देंगे, और फिर उसके बाद हम रीफ्रेम करेंगे अपने क्वेश्चनर को, फिर इनसे क्वेश्चन करेंगे और फिर उनके आंसर्स लेंगे, देखेंगे, समझेंगे, फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चनर भेजेंगे सेम एक्सपर्ट्स को, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक ये सारे एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं ये कॉमन कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते। तो ये एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है डेल्फी। फिर आती है एनजीटी, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। यहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं अपने अपने आइडियाज़ को इंडिविजुअली पहले जनरेट करते हैं, फिर डिस्कशन होगा ग्रुप में, किसी को ये नहीं पता होगा कि कौन किसका आइडिया है, बस नॉर्मल डिस्कशन होगा। फिर उन डिस्कशन के बाद उसके बाद जो बेकार के आइडियाज़ होंगे हटा दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद इस तरीके से वोटिंग वगैरह होगी और फिर बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट किया जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे इस दोनों को कंपैरिजन करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फिर आता है डिसीजन ट्री, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो भी आप ऑप्शन और अल्टरनेटिव्स हैं और उसके आउटकम्स क्या होंगे उसको एक ट्री के फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं, उसे बोलते हैं डिसीजन ट्री। एक टेक्निक आती है आपकी पेरेटो एनालिसिस, जिसको हम 80-20 रूल भी कहते हैं। ये एक पेरेटो पर्सन थे, उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की जो 80% प्रॉब्लम्स हैं वो 20% मेन सिग्निफिकेंट फैक्टर्स की कमी की वजह से होती हैं, और अगर आप इन 20% एरिया को फोकस कर लें और आइडेंटिफाई कर लें तो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उनका कहना है कि मैनेजर शुड फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यू कॉजेज, ठीक है। फिर आती है मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन, ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, यूजेस रैंडम सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रिडिक्ट करती है पॉसिबल आउटकम्स इन अनसर्टेन सिचुएशन, ठीक है। एक आती है MCDA, फुल फॉर्म है मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। ये वो टेक्निक है जहाँ पे हम डिसीजन इन्वॉल्व मल्टीपल क्राइटेरिया या फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स और पैरामीटर्स को हम कंसिडर करते हैं। मान लीजिए सप्लायर को सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमने क्या किया, पैरामीटर्स ले लिए, कॉस्ट, क्वालिटी कैसी है, डिलीवरी टाइम कैसा है, रिलायबिलिटी कैसी है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं। एक हमारी होती है कंजॉइंट एनालिसिस, ये वो टेक्निक है जो अक्सर मार्केटिंग में हम यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंसेस
और फॉर दी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मान लीजिए मोबाइल फीचर्स, मोबाइल को ख़रीदने के पहले कस्टमर कौन कौन से फीचर्स को देख रहा है और वो फीचर्स किस बेसिस पे चूज़ करता है, प्राइस, बैटरी, कैमरा, ब्रांड। तो ये टेक्निक मार्केटिंग में हम मेनली यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रेफरेंसेस फॉर द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एक आती है ह्यूरिस्टिक। ये ह्यूरिस्टिक का मतलब है शॉर्टकट मेथड। क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए हम ह्यूरिस्टिक को यूज़ करते हैं जब हमारे पास टाइम, समय और इन्फॉर्मेशन दोनों लिमिटेड है। मान लीजिए चूजिंग अ फेमिलियर ब्रांड वाइल शॉपिंग, ठीक है। तो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमें ज़्यादा पता नहीं है, हमारे पास ज़्यादा ब्रांड की नॉलेज नहीं है, तो एक फेमिलियर ब्रांड जिसके बारे में हम जानते हैं तो हमने जल्दी से उसे ही ले लिया। ये क्या है? ह्यूरिस्टिक। फिर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये मैथमेटिकल टेक्निक है यूज टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज बाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ठीक है। या मिनिमाइजिंग हम कह सकते हैं, कॉस्ट मिनिमाइज करना सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। एक गेम थ्योरी है। Game theory is used to analyze strategic decisions in competitive situations where outcomes depend on action of others. PERT CPM हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो अभी मैं डिस्कस नहीं करी। एक SWOT सब जानते होंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। आपको ये सारी चीज़ें पता होगी तो आपके लिए हेल्पफुल होगा सही डिसीजन लेने में। मल्टी वोटिंग क्या है? बहुत सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अब उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को वोटिंग के थ्रू हम प्रायोरिटाइज करेंगे और उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे एलिमिनेट कर दिए जाएंगे और वोटिंग के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो डिसीजन हमारा फाइनल होगा। इंट्यूशन, जो हमारा गट फीलिंग कहता है, गट फीलिंग हमारी एक्सपीरियंस, जजमेंट और इंस्टिंक्ट के बेसिस पे जब हम डिसीजन ले रहे हैं तो वो हमारा क्या है? इंट्यूशन है, ठीक है। ये देखिए अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में आता है डिफरेंस। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी आपके पास आती है, मतलब क्या है? राइट टू गिव ऑर्डर्स। ये कैसे आती है? जब आपके पास कोई पावर आ जाती है, आपके पास ऑफिशियल डेजिग्नेशन आ जाती है तो आपके पास क्या आती है? अथॉरिटी। सिंपली जिम्मेदारी होना, ड्यूटी टू परफॉर्म टास्क, वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या? आंसरेबल, हम जवाबदेही, तो ऑब्लिगेशन टू आंसर फॉर द रिजल्ट, अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। अथॉरिटी कैसे फ्लो करेगी? डाउनवर्ड, टॉप टू बॉटम आएगी ना, अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो कर रही है? बॉटम टू टॉप, अपवर्ड। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखेगी लोगों की बढ़ती जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अपवर्ड। अकाउंटेबिलिटी हमें जवाब किसको देना होगा? अपने ऊपर वाले को, तो ये अपवर्ड फ्लो कर रही है। अथॉरिटी डेलीगेट करी जा सकती है, हाँ, जब आपको एक जॉब, एक पोजीशन, पावर मिलती है। मान लीजिए आपको जनरल मैनेजर बना दिया गया तो आपके पास ऑफिशियल डेजिग्नेशन दी गई है तो डेलीगेट करी गई है ना, डेलीगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट की जा सकती है, अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेचर क्या है? ये पावर से आती है, ये ड्यूटी है, ये सिंपली आंसरेबिलिटी है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि एक मैनेजर के अंदर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स काम कर सकते हैं या कितने लोग को वो सुपरवाइज एंड कंट्रोल कर सकता है, इसी को बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो देखिए दो तरीके के, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। मैनेजर फ्यू सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर रहा है। लेट्स से मैनेजर है 1, 2, 3, ठीक। इसको किसको सुपरवाइज कर रहा है? बस 1 को, 2 को, 3 को। तो जब मैनेजर कम लोगों को सुपरवाइज करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा है? नैरो, ठीक है। तो यहाँ पे कम लोगों को करेगा, भाई मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 15-20 मैनेजर हैं, ठीक है। हर मैनेजर जो है भाई कम कम लोगों को कर रहा है, कोई 3 लोगों को कर रहा है, कोई 2 लोगों को कर रहा है, ठीक। तो अब ज़्यादा लोग हैं तो बहुत सारे में मैनेजर्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा वर्टिकल लाइन है ना, जो नंबर ऑफ बीच में मैनेजरियल लेवल्स है, ये बहुत होंगे। ये जो लेवल्स हैं बीच में ये ज़्यादा होंगे। वाई? बिकॉज मैनेजर्स आर सुपरवाइजिंग ओनली फ्यू पीपल। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे हमें क्लोज सुपरविजन चाहिए होगा, ठीक है। तो 3 लोग संभाल रहे हो तो भाई सही से तो देखो, क्लोज सुपरविजन और अच्छा कंट्रोल होगा, बेटर कंट्रोल होगा। ये ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होता था। अब वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल में यही मैनेजर जब हम बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को संभाल रहा है, 1, 2, 3, लेट्स से 25 लोग को, 30 लोग को संभाल रहा है, तो वो क्या कर रहा है?
हाँ, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या कहलाएगा, वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब इतने सारे, एक मैनेजर 25-25 लोग को संभाल रहा है तो हमें कम मैनेजर्स चाहिए होंगे ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो हायरार्की लेवल्स है ना वो कम हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फास्टर कम्युनिकेशन होगा, ग्रेटर एम्प्लॉय ऑटोनॉमी होगी और यहाँ पे फ्यूअर हायरार्कियल लेवल्स होंगे। मॉडर्न और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखने को मिलता है। अब आपका जो लास्ट टॉपिक बचा यूनिट 1 का, मैनेजमेंट का, ग्राइकोनास फॉर्मूला, स्पैन ऑफ कंट्रोल या जिसे हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं उसी के अंदर आता है। बी ए ग्राइकोनास ने फॉर्मूला दिया है। ये सिंपली बताता है कि एक मैनेजर के कितने रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि द नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंक्रीजेज रैपिडली एज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट इंक्रीज। जैसे जैसे सबऑर्डिनेट इंक्रीज होंगे उनके रिलेशनशिप भी इंक्रीज होंगे। मीन्स इट एक्सप्लेन्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप इन स्पैन ऑफ कंट्रोल। इन्होंने बताया 3 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्रॉस रिलेशनशिप, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब जैसे कि एक मैनेजर के अंडर लेट से 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हैं। अब ये इनका और मैनेजर का एक रिलेशनशिप है, बी का मैनेजर के साथ रिलेशनशिप है, सी का मैनेजर के साथ रिलेशनशिप है। तो ये क्या है, डायरेक्ट। ये 1 2 3 ये रिलेशनशिप क्या है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, ये डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप हो गया। क्रॉस रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप अमंग सबऑर्डिनेट्स देमसेल्व्स। ठीक है, इनका इनके साथ, इस सबऑर्डिनेट इनका इनके साथ, इनका इनके साथ। ठीक है, तो ठीक है, इनका इनके साथ। तो ये आपस में एक सुपरवाइजर का, सॉरी, सबऑर्डिनेट का दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है ये क्या है, क्रॉस रिलेशनशिप है। और डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि ये सब इस मैनेजर के अंडर आते हैं तो ये एक ग्रुप है और इस कलेक्टिव ग्रुप का अपने मैनेजर के साथ जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ग्राइकोनास का, जो कि है n2n-1 प्लस n-1, जहाँ पे n है सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे आप बहुत सारे PYQ में क्वेश्चन आया है। मान लीजिए n3 है तो ग्राइकोनास के अकॉर्डिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाय दिस पे आप कंप्लीटेड विद यूनिट नंबर 1। आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड। और हाँ, सारी टॉपिक्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, प्लीज़ गो एंड watch, and thank you so much for watching. Please motivate me by simply pressing the like button, the share and subscribe to my channel if you haven't. Thank you so much for watching.